इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग का प्रथम पाठ को मैं डाल चुका हूँ। रिमूव कैसे किया जाएगा, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि यदि चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा और उसी प्रक्रिया से हटाते हैं जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया को अपनाते हैं। समान प्रक्रिया को अपनाकर चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया जाता है। तो हटाने की प्रक्रिया में आप इतना याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया को अपनाते हैं। अब जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का समान प्रक्रिया क्या है, तो उसमें कोई भी जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगता है तो सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाया जाता है और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, बार बार शब्द आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए थोड़ा संसद में क्या प्रक्रिया है, क्या अपनाते हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर यदि आरोप लगता है, यह हो गया संसद, यह लोकसभा हो गया और यह राज्यसभा हो गया। मैं समझा के रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैग, चुनाव आयोग इस सभी में समान प्रक्रिया है। तो उसके लिए जब भी आरोप लगेगा तो संसद में प्रस्ताव लाएंगे। संसद कहने का मतलब है वह लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जैसे चुनाव आयोग का कोई अध्यक्ष है या सदस्य है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उनको भी पद से हटाया जाएगा। तो हटाने में क्या है कि लोकसभा के 100 सदस्य हस्ताक्षर करके, साइन करके अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। यदि हम लोग लोकसभा में लाएंगे तब, और नहीं यदि हम लोग को राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा में 50 सदस्य हस्ताक्षर करके सदन के प्रमुख कौन है? सभापति नहीं रहेंगे तो उपसभापति को सूचना दिया जाएगा। यह पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? 14 दिन पहले उनको सूचना दिया जाएगा, 14 डे पहले उनको बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में प्रक्रिया संसद में आने वाला है, आप अपना बचाव पक्ष संसद में उपस्थित होकर के कर लें या किसी के माध्यम से अपना बचाव पक्ष को रखें। ये सेकेंड स्टेज होगा। चाहे
तो यदि चुनाव आयोग के किसी अध्यक्ष और सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को हम लोग इसे अपनाते हैं। जैसे संसद है तो संसद में सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो इसके 100 सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देंगे। यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष को सूचना दिया जाएगा। उसी प्रकार राज्यसभा में 50 सदस्य साइन करके सभापति को सूचना देंगे और यदि सभापति नहीं है तो उप सभापति को यह सूचना दिया जाएगा। यह पहला स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज में जिनको हटाना है उनको सूचना दिया जाएगा। 14 दिन पहले उनको सूचना दे दिया जाएगा कि आपके अगेंस्ट में संसद में प्रस्ताव आने वाला है। आप अपना बचाव पक्ष ये तो स्वयं रखें, ये तो किसी के माध्यम से रखें। यह सेकेंड स्टेज में हो जाएगा। फिर यह थर्ड स्टेज के फेज में आएगा, अंतिम चरण में। अंतिम चरण में होगा क्या कि लोकसभा के जितने सदस्य हैं प्रेजेंट के 2/3 भाग, यदि पहले लोकसभा में आएगा तो प्रेजेंट के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कहां भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में। और राज्यसभा भी अपने प्रेजेंट सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है। जो भी प्रेजेंट रहेंगे तब उनको पद खाली करना पड़ेगा। तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसी प्रक्रिया को हम लोग विभिन्न पदों पर हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, इसके अलावा कैग, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो अपनाते हैं, इसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। तो यह हटाने में आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है प्रक्रिया के संबंध में। तो अभी हम लोगों ने चुनाव आयोग के नियुक्ति से सामान्य चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। अब चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग कार्य क्या कर रहा है, उसके विषय में देखते हैं। आप इस चीजों को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं समझने के लिए। लेकिन जब भी मैं क्लास लूंगा और ये आएगा टॉपिक तो उस टॉपिक में मैं समझाऊंगा। अभी राष्ट्रपति में पढ़ा नहीं रहा हूँ, राष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तो उसमें महाभियोग में अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। महाभियोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य को हटाने के लिए 3 शब्द उसमें संविधान में रखा गया है। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा असमर्थता और तीसरा साबित कदाचार। तो चुनाव आयोग का कार्य क्या है वो देखते हैं हम लोग हैं। कार्य सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है चुनाव आयोग का कि भारतीय लोकतंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के चुनाव कराता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोकतंत्र को विश्व में सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए या सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के चुनाव कराना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग का कार्य में पहला पॉइंट लिखते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोजित कराना। चुनाव आयोजित करना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा
का चुनाव आयोजित करना। राज्यों के विधानसभा का चुनाव आयोजित, सफलतापूर्वक चुनाव आयोजित करना। राज्यों के या विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव आयोजित करना। अच्छा, बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव आयोजित किया जाता है। उपचुनाव आयोजित कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। उपचुनाव को इंग्लिश में कहते हैं बाई इलेक्शन। उपचुनाव आयोजित करना। अच्छा, ये उपचुनाव क्यों होता है? तो देखिएगा, कोई सांसद होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, जब वो लोकसभा में चुने जाते हैं तो कभी काल उनकी आकस्मिक किसी कारण से मृत्यु हो जाता है, तो पद खाली हो जाता है क्षेत्र, तो वहां क्या करते हैं, उपचुनाव आयोजित किया जाता है। जैसे कोई विधानसभा के सदस्य है और वह लोकसभा में विजय हो गया है, तो दोनों में से कोई एक जगह रखना होगा उनको, तो इसीलिए वो लोकसभा की सदस्यता रखते हैं, तो विधानसभा का सदस्य क्षेत्र खाली हो जाता है उनका, फिर वहां क्या होगा, उपचुनाव होगा। और उपचुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग करवाएंगे। सीईसी और ईसी का जिम्मेदारी है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देगा? चुनाव आयोग। भारत में राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी दल को मान्यता चुनाव आयोग देता है। इन दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इन दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। वोटर कार्ड तैयार करना, नागरिकों को चुनाव देने के लिए वोटर कार्ड तैयार करना। नागरिकों को वोटर कार्ड प्रदान करना। वोटर कार्ड यदि चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि विवाद का समाधान न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यदि चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका समाधान न्यायालय में किया जाएगा। चुनाव आयोग नहीं करेगा, न्यायालय में किया जाएगा। न्यायालय में किया जाएगा।
ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है और इसी कार्य के आधार पर आप इसको जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आराम से। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुनाव आयोग के संबंध में, और वह चुनाव आयोग से रिलेटेड है। चुनाव आयोग से रिलेटेड क्या है, उसमें चुनाव आयोग का मैंने बताया किस भाग में है, तो भाग मैंने 15 बताया। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में है, तो किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है जो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो चुनाव आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो हम लोग मेन इसमें अनुच्छेद देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट इसमें है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के संबंध में 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है कि भारत में चुनाव आयोजित करने के लिए उसका नियंत्रण करना, निगरानी करना, समीक्षा करना जो है ये इसमें वर्णन किया गया है। तो चुनाव आयोग के संबंध में 3 चीजों का उल्लेख मिलता है जो अनुच्छेद 324 में है। निर्देशन, नियंत्रण एवं अधीक्षण या समीक्षा। अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर जो है भारत के नागरिकों को मत देने के संबंध में अधिकार दिया गया है। व्यक्ति को निर्वाचन में इससे विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, बल्कि भारत के नागरिकों को मत देने का अधिकार जो दिया गया है। धर्म, जाति, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भारत के नागरिकों को मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद माना गया है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 326 में क्या उल्लेख है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है।
तो भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में नागरिकों को वयस्क मताधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 326, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अगला देखते 326 हो गया। 327 में क्या कहा गया है? भारत के किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा तो वह संसद की अनुमति अनिवार्य है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव आयोजित भारत के किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव आयोजित करने की शक्ति संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 328, किसी भी राज्य की विधानसभा का चुनाव राज्य के विधानसभा का चुनाव उस राज्य के विधान मंडल को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 329 लास्ट आर्टिकल है जो इससे जुड़ा हुआ है। और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक काम आप अवश्य जरूर करें कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ करके यह लिखा करें। कहे हैं क्योंकि मैं मेंस जो यूपीएससी से है या आप पीसीएस से या ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेंस का भी क्वेश्चन उठा करके देख लेंगे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी क्वेश्चन जो है चुनाव आयोग का योगदान, चुनाव आयोग के भूमि, उसी में करंट अफेयर को जोड़ दिया जाएगा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के संबंध में क्या विवाद चल रहा है। तो दोनों मैंने आपको विवाद के संबंध में बता भी दिए थे। अब इसे मान लेते हैं सपोज दैट अनुच्छेद 329 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनाव के संबंध में जब भी कोई विवाद होगा तो इस विवाद का निर्णय चुनाव आयोग नहीं करेगा, बल्कि उसके विवाद का समाधान न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। चुनाव संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका समाधान न्यायालय के द्वारा किया जाएगा।
किया जाएगा। तो यह चुनाव आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण टॉपिक था। चुनाव आयोग से जुड़े हुए थे। चुनाव आयोग का सभी पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल, सभी पॉइंट को मैंने लिखा दिया। चुनाव आयोग का कार्य क्या है यह भी मैंने बता दिए। चुनाव आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोजित करना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसीलिए चुनाव आयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो एक होता है राज्य में चुनाव आयोग। तो राज्य में चुनाव आयोग का कंसेप्ट केवल क्या है, एक तो आप राज्य में चुनाव आयोग को याद रखिए कि 73 अमेंडमेंट में जो पंचायती व्यवस्था जुड़ा हुआ है 1992 में, उसी से चुनाव आयोग होता है। तो राज्य में चुनाव आयोग जो होते हैं उसका मुख्य जिम्मेदारी दो ही होता है। एक चुनाव की जिम्मेदारी होता है कि पंचायत का चुनाव आयोजित करना, सबसे महत्वपूर्ण है नगर पालिका का चुनाव आयोजित करना। राज्य चुनाव आयोग की ये मुख्य जिम्मेदारी है। राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है तो आप याद रखिएगा 243 के का मतलब 11। तो यह राज्य चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था केंद्र में है, उसी प्रकार राज्य में चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। जिस प्रकार हम लोगों ने नियुक्ति संबंधी, शपथ संबंधी, राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें कि चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, वही कंसेप्ट होगा राज्य में। राज्य में चुनाव, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, शपथ सभी इंपॉर्टेंट होगा। किससे जुड़ा हुआ है, राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। और यह बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो आप बताएंगे यह संवैधानिक संस्था है। किस अनुच्छेद में है, 243 के में है। तो आप इसे एक पॉइंट फिर भी मैं इसका डिस्कस कर देता हूं, लिख देता हूं, ताकि आप इसे बार बार रिवीजन कर सकें, बार बार इसे देख सकें। और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पेन और कॉपी ले करके बैठ जाएं और उसे वीडियो से मेन पॉइंट को आप नोट कर लिया करें। राज्य चुनाव आयोग, अनुच्छेद 243 के का मतलब क्या हो गया, 11। एक सदस्य होगा। यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है और प्रत्येक राज्य का चुनाव आयोग अलग अलग होते हैं। चुनाव आयोग का जो आप पढ़ेंगे राज्य में काम किया है कार्य, इसमें दो कार्य याद रखिएगा, एक पंचायत का चुनाव कराना और नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव कराना, यह इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। तो राज्य चुनाव आयोग से संबंधित सभी कंसेप्ट सभी आपको मैंने बता दिया। संविधान में क्या प्रावधान था ये भी हम लोगों ने देख लिए। एक एक टॉपिक मैं करा रहा हूं आपको है। इससे पहले दो टॉपिक मैं करा चुका हूं। एक है भारत का महान्यायवादी, आप वो टॉपिक को जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद एक टॉपिक कराया है कैग। आज मैं करा दिया हूं आप लोग को चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग जो है संवैधानिक संस्था, कैग संवैधानिक संस्था और महान्यायवादी संवैधानिक संस्था। तो संवैधानिक संस्था जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा। फिर एक या दो वीडियो में मैं पूरा बना दूंगा गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था में मैं शुरू से ही बना दूंगा रीजनल काउंसिल से ही। 1956 में जो रीजनल काउंसिल बनेगा, आंचलिक परिषद, फिर इसी समय बनाया जाता है ईडी, फिर आगे चल करके सीबीसी, ये जितनी भी है गैर संवैधानिक संस्था है, सीबीआई, यह गैर संवैधानिक संस्था है, सभी का डिस्कस हम एक साथ कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकपाल आयोग, इस पर भी डिस्कस करेंगे गैर संवैधानिक संस्था पर।
और मैं 2 कंसेप्ट आपको हमेशा बताऊंगा। करंट तक का मैं बता दूंगा कि अभी वर्तमान में कौन है, लेकिन आप जब भी पेपर वगैरह पढ़े तो उसको अपडेट कर ले। जैसे आज का न्यूज में आपको 2 बता दे रहा हूं कि आज जैसे है सर्वोच्च न्यायालय में 14 तारीख को लास्ट था कार्यकाल डॉक्टर संजीव खन्ना का, वो हट गए, रिटायर कर गए। अब उनके स्थान पर 14 मई को बना दिया गया है। किनको? बी.आर. गवई को सीजीआई बना दिया गया है। और बी.आर. गवई जो सीजीआई है वह क्रम में 52 है। इसके अलावा आप देखिएगा कि बी.आर. गवई बनाए गए कहां से है? महाराष्ट्र है। बी.आर. गवई का पूरा नाम क्या है? आप याद रखिएगा, भूषण रामकृष्ण गवई हैं और ये दलित समुदाय से भी संबंधित हैं। तो यह आपका इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा तो मैं इस तरह का क्रम जो है 51 डी.वाई. चंद्रचूड़ से लेकर के 57 तक का मैं क्रम लिखा हूं। 55 क्रम में एक महिला सीजीआई बनेगी, बी नागरत्ना, और वह बनेगी 2027 में। उनका भी मैं आपको वीडियो वगैरह डाल चुके हैं, फिर से मैं उस पर आपको वीडियो बना लूंगा। वह मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मैंने 57 का क्रम तक बता दिए। इसके बाद बी.आर. गवई के बाद कौन बनेंगे? सूर्यकांत, जो होंगे वह 53 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद कोई एक और भी बनेगा 54 नंबर पर, फिर 55 नंबर पर बनेगी बी नागरत्ना। यदि वो महिला बनती है 2027 में तो भारत की पहली महिला सीजीआई होगी। जबकि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में, मैं अभी तक का बता रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय में, कि टोटल 11 महिलाएं हैं। मैं अलग से डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक को मैं बताऊंगा। आज यह जितने टॉपिक चुनाव आयोग के संबंध में बताए हैं आप उसे जरूर देखें, पेन कॉपी लेकर के बैठ करके वीडियो देखें, उसको नोट करें। डिस्क्रिप्शन की तरह भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सभी एग्जाम के पर्पज से बनाया गया है ये वीडियो, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। किसी को इसमें समस्या भी दिखे तो कमेंट बॉक्स में वो बताए, उस समस्या का निदान फिर निकाला जाएगा, उसको मैं बताऊंगा फिर इसमें और क्या करना है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।